बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चुका है मुद्दे की चर्चा का। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर पीडीए की अनदेखी का आरोप लगाते हुए पहले सपा महासचिव पद से इस्तीफा दिया और फिर 20 फरवरी को एमएलसी पद से भी त्याग पत्र दे दिया। सपा के वरिष्ठ नेता रहे स्वामी प्रसाद मौर्य बीते कई दिनों अपने विवादित बयानों को लेकर काफी चर्चा में रहे थे। उनकी अपनी पार्टी ने इन बयानों को लेकर निजी बयान बताकर पल्ला तक झाड़ लिया था। इन सब बातों से मौर्य काफी आहत और दुखी भी थे। अखिलेश यादव को लिखी चिट्ठी में इसका जिक्र भी किया गया था। महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी नई पार्टी का ऐलान किया है, जिसका नाम है राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। साथ ही इंडिया डेमोक्रेटिक अलायंस की भी घोषणा की गई है। वहीं आपको बताते चले कि सपा ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी की है, जिसमें 5 लोगों का नाम सामने आया है। कहां से किसे प्रत्याशी उतारा है हम आपको बताते हैं। कैराना से बात करें तो कैराना से इकरा हसन को सपा ने अपना प्रत्याशी उतारा है। वहीं बदायूं से शिवपाल यादव का नाम सामने आया है। बता दें कि पहले धर्मेंद्र यादव का नाम सामने आया था, लेकिन उनके नाम का टिकट काटकर अब शिवपाल यादव का नाम सामने आया है। वहीं बात करें हमीरपुर की तो अजेंद्र सिंह राजपूत का नाम सामने आया है। वहीं वाराणसी से सुरेंद्र सिंह पटेल और बरेली से प्रवीण सिंह एरन को प्रत्याशित घोषित किया गया है। वहीं डॉक्टर नवल किशोर शाक्य का भी नाम चर्चा में बना हुआ है, जिन्हें सपा ने फर्रुखाबाद से अपना प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि डॉक्टर नवल किशोर स्वामी प्रसाद मौर्य के पूर्व दामाद और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य के पूर्व पति हैं। वैसे तो पेशे से ये कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, राजनीति में कुछ खास कर नहीं पाए। वहीं भाजपा से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य का भी नाम भाजपा जारी कर सकती है, जो कहीं ना कहीं सपा के लिए चुनौती बनकर सामने आएंगी। आज के मुद्दे की चर्चा में हम इसी बात पर करेंगे चर्चा और जानेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी छोड़ने की असली वजह। चर्चा के लिए आज हमारे साथ हमारे आज के गेस्ट हैं सपा से प्रवक्ता रविंद्र सिंह जी। रविंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। रविंद्र सिंह जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? नवल किशोर शाक्य का नाम सामने आ रहा है। बता दें कि सपा में आने से पहले ये बसपा में थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्हें प्रत्याशी सपा ने बनाया है। फर्रुखाबाद सीट से इनका नाम सामने आया है। क्या लगता है पार्टी को कितना फायदा और कितना नुकसान होने वाला है? फायदा ही होना, नुकसान तो होगा नहीं जी, क्योंकि अगर आप देखें तो फर्रुखाबाद जो लोकसभा सीट है वो बहुत पिछड़ी भी है और वहां पर सबसे ज्यादा आबादी पिछड़ों की है जी। और नवल शाक्य जी मूल रूप से एक कैंसर सर्जन है जी। तो हमारे उनके संपर्क बहुत पहले से है। इससे पहले भाजपा से में थे, भाजपा के बाद से हमारे साथ में लगातार है। और उनका कायमगंज में भी एक हॉस्पिटल है। कायमगंज फर्रुखाबाद लोकसभा का एक विधानसभा सीट भी है। लखनऊ में भी हॉस्पिटल है। शाक्य समाज से आते हैं, काफी बड़ी उपस्थिति है शाक्य समाज की फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र में, क्योंकि अस्पताल के जरिए उन्होंने बहुत ज्यादा काम भी किया है, जनहित से जुड़े हुए काम किया है, तो उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति भी बहुत है वहां पर। और अगर आप चुनाव की बात देखेंगे कि फर्रुखाबाद में तो पिछले चुनाव में अगर 19 में देखेंगी तो हमारा गठबंधन दूसरे स्थान पे था, कांग्रेस तीसरे स्थान पे थी। अब हम कांग्रेस मिलकर लड़ रहे हैं, इस कारण से भी हम फायदे में हैं। अगर फर्रुखाबाद लोकसभा सीट का पूरा आप अगर आंकड़ा देखेंगी 1952 से, तो एक बार ऐसा हुआ है कि एक प्रत्याशी 3 बार जीते हैं, नहीं तो 2 बार से ज्यादा कोई जीता नहीं है। तो मुकेश राजपूत जी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, तो 2 बार उनका पूरा हो चुका है। तो तीसरी बार अगर देखा जाए, जो एक एंटिसिपेशन किया जाता है, तो जनता भी के मंचों पे खड़ी नहीं उतर पाई है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जी ने बहुत काम किया वहां पे। तो उनकी अपनी उपस्थिति, फिर समाजवादी पार्टी की बड़ी उपस्थिति रही है। इससे पहले भी 2 बार हमारे चंद्रभूषण सिंह वहां से 2 बार रह चुके हैं सांसद। मुझे लगता है कि 1999 में और 2004 में वहां से सांसद रहे हैं। फिर कांग्रेस को हमारे साथ जुड़ जाने से ऐसा होगा कि ये सलमान खुर्शीद जी की भी सीट रही है, तो सलमान खुर्शीद जी के भी अपने एक बड़ा वोट बैंक है वहां पे। ये सब अगर मिला के देखते स्थितियां,
तो निश्चित रूप से वहां पर नवल शाक्य जी जीतेंगे, हो सकता है जीतने का रिकॉर्ड भी बना हो। लेकिन कैसे जीतेंगे, क्योंकि फर्रुखाबाद सीट से उनको उतारा गया और फर्रुखाबाद सीट पर बीजेपी का हमेशा से कब्जा रहा है। ऐसे में क्या नवल किशोर जी सीट जीत पाएंगे? उससे पहले मैं एक बार अपने नए गेस्ट का स्वागत करना चाहूंगी, अजितेश जायसवाल जी का। बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका अजितेश जी। जी अजितेश जी, आपसे सवाल है कि जैसा कि इन्होंने दावा किया कि वो बहुमत के साथ जीत सकते हैं फर्रुखाबाद से, लेकिन फर्रुखाबाद सीट पर तो ऑलरेडी बीजेपी का काफी कब्जा है, और ऐसे में क्या नवल किशोर सीट जीत पाएंगे? देखिए, ये जो चुनाव होने जा रहा है 2024 में, जी पूरे देश की जनता, प्रदेश की जनता मोदी जी के ऊपर भरोसा करके प्रचंड बहुमत से जिताएगी। उसमें क्या फर्रुखाबाद, क्या बनारस, क्या प्रयागराज, आप देखेंगे कि जितना काम मोदी जी ने किया है, तमाम राजनीतिक दल डर के मारा जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसको छोड़ के भाजपा जुड़ने का प्रयास कर रही है। तो जो जनता के बीच जा रही है, तो उन्हें लग रहा है कि पब्लिक को रिस्पांस नहीं मिल रहा है, वो फीडबैक नहीं मिल रहा, उन्हें पता एहसास हो रहा है कि मोदी आने वाले हैं। और जो परिस्थितियां दिख रही है, जो राजनीतिक विश्लेषक है ये भी कहने लगे हैं, केजरीवाल जी तो स्वयं कह चुके हैं कि 2024 में 2029 की तैयारी करे विपक्ष। मुझे लगता है कि 2024 में विपक्ष कहीं दिखने वाला नहीं है, और कितना भी कांग्रेस का गठबंधन, क्या पूरे देश की जनता देख रही है किन परिस्थितियों में गठबंधन हो रहा है। रोज लड़ाई कर रहे हैं, रोज लड़ाई कर रहे हैं। मोदी जी के डर के मारा किसी तरीके गठबंधन हो गया है, कह रहे मतलब दिल नहीं मिल रहा है, दल मिल रहे हैं। लेकिन क्या लगता है कि जब से स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक के बाद एक इस्तीफा दिया है अपने पदों से, कई ऐसे अजम्पशंस लगाए जा रहे हैं कि कोई भी कारण है जो पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दिया है। नवल किशोर जी का नाम सामने आ रहा है उसमें, और क्या लगता है कि जिस तरीके से, क्योंकि बीएसपी के साथ नवल किशोर जी का जो था वो काफी अच्छा तालमेल रहा था, इतने सालों से वो जैसे मुलायम सिंह यादव के काफी करीबी और काफी चहेते बताए गए थे, लेकिन अब जाकर के उनको सपा ने फर्रुखाबाद से प्रत्याशी बनाने की बात कही है। कितना फायदा होगा बीजेपी को और कितना नुकसान हो सकता है सपा को? आपसे सवाल है अजितेश जी। देखिए जो है, समाजवादी पार्टी के पास जनाधार बचा है, न उसके नेता बचे हैं। एक एक करके उसके सारे नेता छटकने चाह रहे हैं, छटकने का मौका ढूंढ रहे हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे राज्यसभा का जो चुनाव होगा, इनके बहुत सारे विधायक अभी से जो है कह रहे हैं कि मैं सपा को वोट नहीं दूंगा। क्या मतलब समझिए कि ना तो उनके नेता पे किसी को भरोसा, न उनके नेतृत्व पे। सारे नेताओं का जो भरोसा है मोदी जी के ऊपर है। मोदी जी आने वाले समय में बहुत बड़ी ताकत बन के उभरेंगे। 2024 का जो चुनाव होगा, जो उन्होंने नारा दिया है अब की बार 400 पर, वाकई में सच होने जा रहा है। और समाजवादी पार्टी तो उत्तर प्रदेश कहीं रेस में है ही नहीं, जो है तो बस एक लड़ाई लड़ना है, चुनाव लड़ना है, एक फॉर्मेलिटी है, चुनाव में है नहीं कहीं पे। तो जिस तरीके से बीजेपी दावा कर रही है कि हम पूरी 80 की 80 सीटें लाएंगे, और जैसे आपने 400 की बात कही है, तो ऐसे तो ये एक तरफा चुनाव, एक तरफा सारा खेल तो एक तरफा ही है, जब सारी पार्टियों को आपने ऐसे ही किनारा कर दिया। सपा की बात करें या जो भी अलायंस जिस तरीके से टूटता हुआ नजर आ रहा है, बीजेपी यही मान के चल रही है। बीजेपी यही मान के चल रही है कि इस रेस में हम ही आगे हैं, बीजेपी ही आगे है, बाकी कहीं कोई पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं। नहीं, हम आगे इसलिए नहीं है कि, आप सुनिए मैडम, हम आगे इसलिए नहीं कि हम कह रहे हैं। कल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जम्मू कश्मीर गए थे। देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी राजस्थान गए थे। हमारा देश का नेतृत्व है ना, जो घर में नहीं बैठा है, वो जनता के बीच जा रहा है, जनता को लाखों करोड़ों रुपए की योजनाएं दे रहा है, सौगात दे रहा है, उस प्रदेश को दे रहा है। तो हम विकास के दम पे चुनाव जीत रहे हैं। हम ऐसा नहीं है कि हमको घमंड से चुनाव जीत रहे हैं। देश की जनता के लिए मोदी जी दिन रात काम कर रहे हैं, और एक जो नारा है इसमें पूरे देश की जनता कह रही है। तो मतलब कि जी बोलिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं के अब दिन लग चुके हैं। आज की देश की जनता पढ़ी लिखी हो चुकी है, उनके उजूल पुजूल होने वाला नहीं है। देश की जनता जान चुकी है ये। और कुछ भारतीय जनता पार्टी बहुत ही प्रचंड बहुमत से जो है आएगी। रविंद्र जी, आपसे अगला सवाल है कि ऐसे एलिगेशंस लगाए गए हैं, फोन आया है।
जी, आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। रविंद्र जी, आपसे सवाल है जी कि जिस तरीके जी से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा देने के बाद कई तरह के पार्टी और अखिलेश यादव जो मुखिया हैं उन पर कई तरीके का आरोप लगाया है, पीडीए को लेकर के लगाया है, विचारधारा को लेकर के लगाया है। तो सवाल यह है कि अगर पार्टी और अखिलेश यादव मुलायम सिंह जैसे उन्होंने आरोप लगाया कि विचारधारा के विरुद्ध काम कर रहे हैं, तो ऐसे में नवल किशोर को इस हिसाब से टिकट नहीं मिलना था, काफी करीबी रहे हैं। नवल किशोर जी को तो हम लोगों ने एक तरीके से दिसंबर में ही 30 दिसंबर को एक जनसभा थी, तो लगभग हम लोग तभी मन बना चुके थे कि डॉक्टर साहब को टिकट देंगे हम लोग, क्योंकि वैसा कोई भी व्यक्ति नहीं है पूरे फर्रुखाबाद में जिसने इस स्तर पे काम किया हो। वहां पे 17 बार के चुनाव में 2 बार साक्षी महाराज, 2 बार मुकेश राजपूत जी जीते हैं। बस ये भारतीय जनता पार्टी का वहां का इतिहास है। अब हमारे मित्र फर्रुखाबाद पे तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, मोदी जी के बारे में बहुत बोल रहे हैं, तो मोदी जी के बारे में 2-3 बातें बताते हैं जी। मोदी जी 10 वर्ष से हैं और मोदी की गारंटी पे अब चुनाव लड़ रहे हैं। अभी विधानसभा लड़ा था, अब लोकसभा लड़ रहे हैं। तो मोदी जी की गारंटी क्या है ये तो किसान बता रहे हैं। दिल्ली पंजाब बॉर्डर पे उनको भी गारंटी दिया था मोदी जी ने आज से 2 साल पहले जी। तो वो गारंटी उन्होंने कहा था, वो गारंटी नहीं पूरी हुई तो आज किसान सड़क पर हैं और उनके साथ वैसा बर्बर व्यवहार किया जा रहा है जैसा अंग्रेज करते थे भारतीयों के साथ। अब इन्होंने जो डेवलपमेंट किया है पिछले वित्तीय वर्ष में, भारत 624 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज था, मतलब हर भारतीय पे 1,40,000 रुपए का कर्ज था। इतना डेवलपमेंट किया है मोदी जी ने। ये पिछले साल की बात बता रहा हूँ, अभी नया साल भी आ गया। नए साल में, नए साल मतलब नए वित्तीय वर्ष में आईएमएफ ने कह दिया है कि इनकी जीडीपी से ज्यादा लोन हो सकता है, इसलिए इनको अब कर्ज ना दिया जाए। जीडीपी का क्या हाल है? 179 कंट्रीज में से हमारी पर कैपिटा जीडीपी जो है वो 120वें स्थान पे है। अब बताते बहुत काम कर दिया। और काम कैसे देखा जाएगा? आयात निर्यात से देखा जाता है। तो पिछले वित्तीय वर्ष में आयात निर्यात घाटा 264 अरब डॉलर था। अगर आपने इतना ज्यादा प्रोडक्शन किया होता तो घाटा नहीं होता। इस घाटे में भी सबसे चिंता का विषय है 100 करोड़ डॉलर तो खाली एक देश से था, चाइना से। इसको ये दुश्मन देश बताते हैं और मोदी जी का मित्र राष्ट्र है। मित्र राष्ट्र क्यों है कि रेजांगला एक हम लोग का भारत के सेना का स्वाभिमान का प्रतीक रेजांगला मेमोरियल था, 1962 में बना था, जहां मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में हमारे सारे सैनिक शहीद हो गए थे। उसको चाइना ने गिरा दिया। मोदी जी आज तक बोले नहीं, ना मीडिया बोला। फिर कहते हैं कि हमारा कितने लोग गरीब हो से ऊपर आ गए, नीचे आ गए। पर कैपिटा जीडीपी हमने बता ही दिया। अब हमारा जो देश है वो 65वें नंबर का गरीब देश बन चुका है पूरे विश्व में। ये भी इनकी एक बड़ी उपलब्धि है। महिलाओं की बहुत सारी बात करते हैं जी। एक रिपोर्ट आई लोकसभा में कि 13 लाख बच्चियां और महिलाएं इस देश से गायब हैं। आज तक इन्होंने कभी इसको विषय नहीं बनाया, कभी कहा भी नहीं कि हम उनको खोज लिए हैं। उसमें से 10 लड़कियों को खोज लिए हैं, 20 लड़कियों को खोज लिए हैं, आज तक नहीं बताया इन्होंने। अब बताते हैं कि हमने बहुत डेवलपमेंट कर दिया। इन्होंने वादा किया था 2019 के अपने घोषणा पत्र में कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। तो अमित शाह जी कहते अभी 5 साल और लगे। फिर इन्होंने कहा था हम जो सीमांत किसान है 60 वर्ष से ऊपर के सीमांत किसान, उनको पेंशन देंगे। ये इसका पता नहीं कहां पर है। फिर इन्होंने कहा सिंचाई का रकबा बढ़ाएंगे। सिंचाई का रकबा 70% घट गया। फिर इन्होंने कहा था कि हम अटल टिकटिंग लैब बनाएंगे और हाई स्पीड फाइबर लाइन गांव में बिछाएंगे। ये दोनों का कुछ भी नहीं पता है। मेरे ख्याल से न भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते होंगे, न मीडिया भी इस दोनों विषय पे जानती होंगी। फिर इन्होंने कहा था गंगा मैया जी को पवित्र कर देंगे। तो हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश ने कह दिया है कि इसमें पूरा भ्रष्टाचार हो गया है और गंगा मैया में अभी भी जो सीवर्स मिलते थे उससे ज्यादा अब पानी उसका गंदा हो रहा है। तो ये मोदी जी के वादे थे 2019 में। जो हुआ है मैंने बहुत छोटा केवल किसानों से संबंधित बताया है। इस प्रकार का जो झूठ है इनका वो जनता समझ चुकी है, वो ग्राउंड पे भी दिखाई पड़ता है। 28 पूर्ण राज्य हैं। 28 पूर्ण राज्यों में से केवल 9 राज्य में भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत की सरकार है।
12 राज्यों में विपक्षी सरकार है पूर्ण बहुमत से। 7 राज्य ऐसे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस चला रखा है। तो पिछले 15 चुनाव में से 11 चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई है। जो आखिरी चुनाव हारी है राजस्थान में उनकी सरकार है और उनके नेतृत्व में उनके राज्य मंत्री चुनाव हारे। उससे पीछे जो चुनाव हुआ था करगिल पर्वतीय परिषद का, लद्दाख पर्वतीय परिषद का, उसमें 26 सीटों में से मात्र 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत पाई। अभी बात करेंगे तो करगिल 370 का कहेंगे और बहुत डेवलपमेंट कर दिया, तो वहां पे मुहर लग गई। अभी पिछले एक सप्ताह पहले पूरे करगिल ने बगावत कर दिया। ठीक है रविंद्र जी, जी धन्यवाद। ठीक है अजितेश जी, जिस तरीके से इन्होंने बीजेपी की कुछ अच्छी खास डेवलपमेंट की बातें गिनाई हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? बोलने को नहीं, इनको पता होना चाहिए 3 महीने पहले देश के 3 राज्यों में चुनाव हुआ था, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में। तीनों राज्यों में जनता ने पूरी तरह से विपक्ष को नकार दिया है, मोदी जी को भरोसा किया है और प्रचंड बहुमत की सरकार दी है। इनको ट्रेलर समझ जाना चाहिए 2024 का ट्रेलर क्या होने वाला है। ये लोग जो अनाप शनाप टीवी चैनल पे बैठ के बोलते हैं, जनता इनकी बातों पर भरोसा नहीं करती है, क्योंकि इनके बड़े बड़े नेता मंच पे जाके यही बात बोलते थे। ये किसान का आंदोलन हो रहा है, सबको पता है कि मोदी जी की सरकार के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। किसानों के आड़ में विपक्षी कुछ लोग उसको हवा देने का काम कर रहे हैं। तो देश की जनता भली भांति जान रही है 2024 का जो चुनाव बहुत नहीं बचा, 2 महीने बचा है, प्रचंड बहुमत से मोदी जी आने वाले हैं, जिसमें कोई दो राय है ही नहीं है जो है। ठीक है, सवाल ये है आपसे अजितेश जी कि अगर बदायूं से संघमित्रा जी जो हैं उनको अगर बीजेपी ने टिकट दिया तो स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा के लिए आगे का क्या विकल्प बचेगा? देखिए, अभी टिकट किसी क्लियर नहीं है। वो हमारा क्या जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होती है, वो बैठक होती है, वो तय करती है कि कौन लड़ेगा कौन नहीं। तो अभी इस बारे में कोई, जो भी लड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार होगा, कमल का फूल हमारा चुनाव चिन्ह होगा, मोदी जी का नेतृत्व होगा, अब बुरी तरह से जीतेगा, चाहे वो बदायूं हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे कोई भी एरिया हो। यूपी में अब की बार हम 80 जीतेंगे और बहुत ही ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतेंगे, क्योंकि इतना बड़ा माहौल राम मंदिर बनने के बाद पूरे देश और दुनिया में माहौल बना है वो कभी नहीं रहा। देश के एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, आबादी जो है, वो मोदी जी के सशक्त नेतृत्व के साथ है। और आप देख रहे होंगे यूपी में भी अभी ग्रैंड सेरेमनी हुआ था, इन्वेस्टर्स आए थे, लाखों अरबों करोड़ों लाख रुपए के यहाँ इन्वेस्ट हुए हैं। तो बहुत बड़ा इवेंट प्रदेश के विकास के लिए चल रहा है काम। ऐसा नहीं है मोदी जी देश की जनता के साथ जो वादा कर रहे हैं पूरा नहीं कर रहे हैं, जो वादा कर रहे हैं वो भी पूरा कर रहे हैं, जो नहीं किए हैं वो भी पूरा कर रहे हैं। धारा 370 हटा दिया मोदी जी ने, पूरा देश उनके साथ है। तो विपक्ष की बहकी बहकी बातों में जनता आने वाली नहीं है। राहुल गांधी जितना यात्रा कर रहे हैं उतनी तेजी से उनके सारे गठबंधन के अलायंस के पार्टियां छूटती चली जा रही हैं और बहुत जल्दी राहुल गांधी अकेले ही नजर आएंगे। एक तरह से ये भी कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा देकर, जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया है, वो सपा पर दबाव बनाना चाह रहे हैं। और ये भी एंगल दिया जा रहा है कि इसका कहीं ना कहीं कारण उनके पूर्व दामाद, एक्स दामाद जो है उनके किशोर जी हैं, नवल किशोर शाक्य जी हैं। इस पर क्या कहेंगे वीरेंद्र जी, रविंद्र जी? देखिए वो उनका निजी मामला हो सकता है, मगर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं की भारतीय जनता पार्टी में कोई जरूरत नहीं रह गई है। बड़े जोश खरोश के साथ 2022 में उन्होंने साथ छोड़ा था, उनको उम्मीद थी कि सरकार बन जाएगी, लेकिन मुंह की खाली स्वामी प्रसाद मौर्य। जहां स्वामी प्रसाद मौर्य गए, खुद का भी चुनाव हार गए और किसी तरीके रोक आके उन्हें एमएलसी का पद दिया गया। मगर उनको समझ में आ गया कि जो जब जनता के बीच जाते हैं वो ना तो उन्हें मान सम्मान मिल रहा है, ना वो सिस्टम बन रहा है उनका। तो स्वामी प्रसाद बहुत हताश और निराश होकर समाजवादी पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा जरूर देती है मगर ना तो पिछड़ों का सम्मान करती है, ना दलितों का सम्मान करती है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को मालूम चल गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में वो जाए तो जाए किस तरीके से, इन्होंने पार्टी से इस्तीफा देकर अपना एक सम्मान बचाना उचित समझा दिया जी। तो ऐसे में उनको कितना महंगा पड़ सकता है? जिस तरीके से सवाल हमारा रविंद्र जी से है कि जिस तरीके से वो बयानबाजी करते आए हैं रामचरितमानस को लेकर के, मंदिरों को लेकर के, धर्म सनातन को लेकर के, ऐसे में उन पर कितना ये महंगा पड़ सकता है? या जो उनकी बेटी हैं संघमित्रा जी, वो भी बीजेपी में हैं, क्या लगता है कि इनकी नैया पार लग पाएगी? अपने हिंदू धर्म पे टिप्पणी करने की बात कही है, तो 4 टिप्पणियां बताता हूँ जी। उत्तर प्रदेश का एक कैबिनेट मंत्री, उसका नाम है संजय निषाद, वो कहता है प्रभु श्री राम अवै संतान है। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा कहते हैं कि माता जानकी टेस्ट ट्यूब बेबी थी।
उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कहते हैं रुद्र अवतार बजरंग बली दलित थे। मोदी जी खुद जाके भगवान विष्णु बन जाते हैं। अच्छा। उनको जो राम तीर्थ क्षेत्र के महासचिव हैं वो कहते हैं विष्णु अवतार हैं, और जेपी नड्डा जी कहते हैं विष्णु अवतार हैं। एक इनके संरक्षक है मोहन भागवत जी, वो कहते हैं सारे हिंदू धर्मों में छेड़छाड़ हो गई है, सबके पुनः सुरक्षा की जरूरत है। तो भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से हिंदू विरोधी है। वह एक नए धर्म की स्थापना करके उसका केंद्र नागपुर बनाना चाहती है, इसीलिए हमारे पूज्य शंकराचार्यों को भी अपमानित करती है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। अब आते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी क्योंकि राजनीति में है, और जमहूरियत में कोई भी व्यक्ति को उसका लोकतांत्रिक अधिकार होता है कि वह अपने संबंध में जैसा भी निर्णय चाहे वैसा निर्णय ले सकता है। तो उन्होंने जो भी निर्णय लिया है वो उनके लिए अच्छा है, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। हम आज से तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, हम तो 1955 से चुनाव लड़ रहे हैं। 1967 में भारतीय जनसंघ हमारी पिछलग्गू बन के आई थी चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में, उनको धोखा दिया, एक साल बाद ही सरकार गिर गई। फिर 70 में हम लोग जीते, मुख्यमंत्री बने आदरणीय चौधरी चरण सिंह, फिर भारतीय जनता पार्टी उस समय सारी भारतीय जनसंघ था, धोखा दिया, फिर सरकार गिर गई। 77 में हमने केंद्र में सरकार बनाई, फिर भारतीय जनसंघ ने अपनी अस्मिता मिटा के अपना नाम रख लिया, अपने को विलय कर दिया जनता पार्टी में। जनता पार्टी में विलय के बाद में उसने संघ की वो नहीं छोड़ा सदस्यता, तो दोहरी सदस्यता के आधार पे चौधरी चरण सिंह से इतना चौधरी चरण सिंह साहब ने विरोध किया कि वो सरकार गिरा देनी पड़ी। फिर 89 में भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ में आई, जो हमने पिछड़ों को आरक्षण दिया आदरणीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में, फिर भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया। तो इनका चरित्र रहा है, इस प्रकार से ये करते रहे हैं। जिसके नेतृत्व में जाते हैं उसको धोखा देते हैं, जिसको अपने साथ लेते हैं उसको खत्म कर देते हैं। जी धन्यवाद। जी रविंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मुद्दे की चर्चा में जुड़ने का, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि हमारे साथ इस वक्त रविंद्र जी जुड़े थे, अजितेश जी भी हमारे साथ जुड़े थे, और उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य संघमित्रा और उनके जो पूर्व नवल किशोर शाह के उनके दामाद रह चुके हैं, उनको लेकर के जिस तरीके से एक तरीके के कयास लगाए जा रहे थे, उनको लेकर के बयानबाजी की जा रही थी, और कहीं ना कहीं कारण भी उनका वही बताया जा रहा था। इन सब मुद्दों पे हमसे बात की हमारे दोनों गेस्ट ने, जिनका बहुत बहुत शुक्रिया है। फिलहाल के लिए इतना ही, और आप देखते रहिए केकेडी न्यूज़।